हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बिल्कुल ही धमाकेदार जो हैं यूपी बीएड एंट्रेंस की तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो अगर आज आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। हालांकि हम लोग डेली शाम को 7 बजे क्लासेस चलेंगी। बात करते हैं यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल इसमें 50 क्वेश्चन है। आप सबको पता है कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें 50 क्वेश्चन रीजनिंग होते हैं और 50 क्वेश्चन जो होता है वो हिंदी होता, सॉरी 50 क्वेश्चन जो शुरू के होते हैं उसमें जीएस होती है और 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक जो होते हैं वो आपके हिंदी के होते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन आपका है। टोटल 50 क्वेश्चन है। आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करिए और आप देखिए कि आपके टोटल 50 में कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। बात करें अगर हम लोग शशक की बात करें तो शशक का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आपको बताना है कि शशक का पर्यायवाची शब्द क्या है। आप जल्दी से जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करना शुरू करें कि क्या होता है शशक की पर्यायवाची। तो शशक की जो पर्यायवाची होती है वो खरगोश होता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। मृग माने हिरन होता है, शिशु माने बच्चा होता है, ये आप सबको पता होगा। बात करते हैं अगले जो क्वेश्चन नंबर 52 है। जिसकी लाठी उसकी भैंस क्या है? एक मुहावरा है, एक कहावत है, एक लोकोक्ति या कहावत है या लोकोक्ति है, बताइए आप लोग। जिसकी लाठी उसकी भैंस क्या है? चलिए, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले आप लोग इसको जल्दी से टाइप करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकोक्ति। देखो, आज से आपको जो भी टेस्ट होगा उसकी आंसर शीट भी दी जाएगी पीडीएफ पर, यानी पीडीएफ और आंसर शीट दोनों मिलेगी आपको। और कहां मिलेगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जिन लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं, आज से आपको पीडीएफ के साथ साथ आंसर शीट भी मिलेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य का पर्याय नहीं है, यानी इनमें से 3 जो है सूर्य का पर्यायवाची है, एक जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको बताना है कौन सी है जो इसमें सूर्य की पर्यायवाची नहीं है। चलिए, तो इसमें अगर मैं बात करूं तो 53 का जो है बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मयंक जो है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। बाकी भास्कर, दिवाकर और सविता जो है ये सूर्य की पर्यायवाची है। प्रत्येक का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? प्रतिधन एक, प्रतिधन इक, प्रतिधन एक या प्रतिधन एक, बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ई के साथ ए स्वर जुड़ता है तो ये मिल जाता है आपका, किसमें कन्वर्ट होता है? ये कन्वर्ट हो जाता है ये में। और इसमें अगर मैं संधि की बात करूं तो इसमें आपका यण संधि बनता है। जैसे कि मैं संधि में आपको बताऊं तो टोटल जो होती है 3 संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में 5 प्रकार की संधि होती है। आपका दीर्घ संधि होती है, गुण संधि होती है, वृद्धि संधि होती है, यण संधि होती है और अयादि संधि होती है। यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि स्वर संधि में कितने संधि होती है तो 5 होती है, और वैसे पूछा जाए कि कुल कितनी संधि होती है तो 3 संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो शास्त्र जानता हो उसे क्या कहते हैं? जो शास्त्र जानता हो उसे क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया। जानकार, शास्त्रज्ञ, विद्वान या शास्त्र ज्ञाता? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रज्ञ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो, सभी लोग कमेंट करते हुए चलिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जो साथी आपके अभी तक लाइव नहीं आए हैं उनको जाओ, जगाओ कि उठो, जल्दी से आओ और जो है टेस्ट सीरीज हम लोग सॉल्व करते हैं। बिल्कुल बेहतरीन है। आप कहीं भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे तो आपको सोल्यूशन जो है अच्छे ढंग से नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कौन किस कारण से हो रहा है, तो जल्दी से यहाँ पर फायदा है। हालांकि आपको पीडीएफ में भी आंसर मिल जाएगा, लेकिन उससे इतना फायदा नहीं होगा जितना हम लोग को यहाँ से लगाने से होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुराण में इक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनाता है, यानी अगर मैं पुराण में इक लगा दूं तो क्या बन जाएगा? ठीक है, आपको पता है उपसर्ग क्या होता है जो आगे लगता है और प्रत्यय क्या होता है जो पीछे लगता है। चलिए, तो पुराण में अगर हम इक लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? तो वो आपका बन जाएगा पौराणिक। चलिए, अगर मजा आ रहा है यार तो लाइक कर दो। आप लोग जुड़े रहते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, कंजूसी ना करो, जल्दी से लाइक कर दो। अगर पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक करिए। हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? बताइए। हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया या नाम धातु क्रिया? चलिए बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, सभी लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा।
चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला, यानी नाम धातु क्रिया हो जाएगा। हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, संज्ञा से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा तो अच्छे से समझाऊंगा इसको, अभी आप घबराइए नहीं, अभी आप केवल निश्चिंत होकर टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए। मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है, यानी मीठा विशेषण से आप कौन सी भाववाचक संज्ञा बनाओगे? मिठापा, मिठास, मिठाई या मिठास? तो एक तो मीठास है और एक मिठास है, तो कंफ्यूज ना होइएगा दोनों में। इसमें बड़ी की मात्रा लगी हुई है और इसमें छोटी की मात्रा लगी हुई है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो मीठा में क्या बनेगा आपका? चलिए, तो मीठा में अगर हम भाववाचक संज्ञा में जाए तो वो आपका मिठास बनेगा, ना कि मिठाई बनेगा, मिठास बनेगा। ठीक है, मिठास, मिठास, ठीक है, क्लियर है। या इसमें इनकी बातों में बहुत मिठास है, यानी वो एक भाव चीजें आ रही, ऐसा थोड़ी कोई कहेगा कि इनकी बातों में बहुत ही मिठाई है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोई आया है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक? डी ऑप्शन है आपका अनिश्चयवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक। देखो, इसमें अगर मैं बात बताऊं कि कौन किस प्रकार का सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक होता है कि जैसे कि आप कौन हैं, आप किसी से क्वेश्चन पूछें, ये क्या है, तुम क्या कर रहे हो, तो वो आपका एक प्रश्नवाचक हो जाता है। ठीक है, निश्चयवाचक में कि रोहित आया है, महेश आया है, यह एक आम है, यानी कि जिसमें आप निश्चित रहो, यानी कि आपको निश्चित है कि ये आम ही है, तो आपका निश्चयवाचक हो जाएगा। अनिश्चयवाचक का मतलब आपको कुछ नहीं पता, यानी कोई आया है, कौन आया है, कैसे, तो ये आपके क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, हालांकि कौन आया है वो आपका प्रश्नवाचक में होगा, लेकिन ये हो जाएगा कि कोई आया, यानी मुझे नहीं पता कौन आया है। ठीक है, तो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से तत्पुरुष समास कौन सा है? क्या इसमें बी ऑप्शन है ही नहीं यार, क्या बात है। चलिए, इसमें 3 ही ऑप्शन है, इसमें बी ऑप्शन ही नहीं दिया गया। हालांकि मेरी गलती नहीं है, इनके प्रैक्टिस पेपर में ही शायद बी ऑप्शन नहीं था। तो चलिए, हालांकि इसी 3 में से एक राइट आंसर है कि निम्न में से तत्पुरुष समास कौन सा है। सिर्फ एक इसमें सही आंसर है, बी वाला ऑप्शन लेकिन नहीं है। इन तीनों में से एक सही ऑप्शन है। चलिए, अगर मैं बात करूं प्रतिदिन की, तो मैंने कल भी क्लास में कहा था और आज की क्लास में भी कह रहा हूं कि जिसमें भी आपको उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए, प्रति, हर, भर, यावत, यथा, इस टाइप की चीज अगर आपको मिल जाए जिसमें उपसर्ग लगा हो, तो वो आपका हो जाता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास हो जाता है। ऐसे ही पथ भ्रष्ट की बात करें तो हमने कहा था जिसमें कारक मिल जाए, जैसे आपको पता है कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, ये सारी चीजें अगर जिसमें मिल जाए, यानी जिसमें से लगा हो, के लगा हो, काकी के लगा हो, ये सारी चीजें जिसमें लगी होती है वो आपकी तत्पुरुष समास होती है। तो अगर मैं यहां पर पथभ्रष्ट का अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो पथ भ्रष्ट का मतलब होता है पथ से भ्रष्ट, यानी इसमें से आ गया बीच में, तो ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्लियर है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है? भवदीय, स्नेहाकांक्षी, आपका विश्वासपात या शुभचिंतक? चलिए, तो कभी भी जब आप प्रार्थना पत्र लिखते हो तो उसमें लास्ट में लिखा जाता है भवदीय। ठीक है, हमेशा। चलिए, भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर। ठीक है, ये भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कबीर थे। चलिए, पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है? अवनामी, समनामी, पर्यायवाची या विलोम? तो पावक और अग्नि, मुझे लग रहा है इजी क्वेश्चन है। अगर ये आप पसंद आ रहा है तो आप जल्दी से बहुत सारे लोगों को इसमें जोड़िए, जल्दी से आप इसको भेजिए अपने ग्रुप में, जितने भी आपने स्टडी ग्रुप बनाए हैं। अगर बनाए हैं तो ठीक है, अगर नहीं बनाए हैं तो कोई बात नहीं, फर्जी ग्रुप में मत भेजिएगा, क्योंकि आपको कहेंगे कि भाई अच्छी अच्छी चीज़ें भेजो, क्योंकि आज की टाइम में लोग दूसरी चीज़ें जो है ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, वो पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। तो जिनको इंटरेस्ट है उन्हीं को आप भेजिए इसको जल्दी से कि हाँ आ जाइए, 50 क्वेश्चन का टेस्ट है, देखिए आपको कितना आता है या मुझे कितना आता है। ठीक है, तो पावक और अग्नि आप सबको पता है कि ये दोनों आग की पर्यायवाची है। पावक और अग्नि, तो ये दोनों क्या है? पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। शोक किस रस का स्थायी भाव है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो मुझे लग रहा है ये आपको जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर भी आप लोगों ने दे दिया होगा। तो शोक जो है ये करुण रस का स्थायी भाव है।
ठीक है, जब आप दुखी होते हो, शोक होते हो तो करते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह विद्यार्थी नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। वह विद्यार्थी नहीं आया, इसमें सार्वनामिक विशेषण है। आगे बढ़ते हैं। अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द क्या है? यानी अज्ञ का आपको विलोम बताना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द आपको बताना है। तो अज्ञ का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वो होता है विज्ञ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहिरंग का जो विलोम शब्द है वो आपको बताना है कि बहिरंग का विलोम शब्द क्या है। टेंशन ना लो, आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। आप 50 में कम से कम आप 45 क्वेश्चन एग्जाम में करके जरूर आएंगे। ठीक है, अगर आप अच्छा पढ़ोगे तो आप 50 में 50 भी कर सकते हो। कोई बहुत हार्ड नहीं आती है। आप देख रहे हो बिल्कुल ये प्रैक्टिस पेपर है, कोई मैंने अलग से क्वेश्चन नहीं उठाया, सीधा प्रैक्टिस पेपर है कि बहिरंग का विलोम शब्द क्या है। तो बहिरंग, बहि माने बाहर और अंत माने अंदर, यानी बहिरंग का जो विलोम शब्द होता है वो अंतरंग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक अपादान कारक में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आपको यह बताना है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक में अपादान कारक, तो अपादान क्या होता है मैंने अभी भी आपको बताया है। कर्ता ने कर्म को, यानी कर्ता जिसमें होता है के होता है, कर्ता ने यानी ने होता है, कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, यानी जिसमें भी हमारा से होगा यानी अपादान से अलग होने का भाव, यानी से भी हो लेकिन अलग होने का भाव हो, वही हमारा अपादान होगा। मेज पर रखा हुआ गिलास का पानी बहुत शीतल था, इसमें तो कहीं हमें से दिखाई नहीं, पूरे इसमें से दिखाई नहीं। दुधवा पार्क में बहुत से दर्शनीय जीव निवास करते हैं, यानी यहां पर मुझे से मिल गया। ठीक है, अभी आगे और चलते हैं। पैरों से चलना यात्रा, समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है, इसमें भी मुझे बहुत सारे से मिल गए। आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आपको पता है कि इन तीनों में से यूज हुआ है, लेकिन आपको पता है से दो जगह पर यूज होता है। एक करण कारक में यूज होता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, और एक अपादान से अलग होने के भाव। तो से इन तीनों में है, यानी कि से की अगर हम बात करें तो जिसमें अलग होने का भाव हो। दुधवा पार्क में बहुत से दर्शनीय जीव निवास करते हैं, यानी कोई जीव अलग नहीं हो रहा, यानी ये नहीं होगा। पैरों से चलना यात्रा, समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है, यानी इसमें भी कुछ अलग होने की बात नहीं हो रही है। जैसे आकाश से गिरी एक बूंद, यानी आकाश से एक बूंद गिरती है तो जो बूंद है वो आकाश से अलग हो रही है, समझ में आई बात? तो वो अलग होने का एक भाव आ रहा है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। समझ में आई बात? यानी दो बार से होता है, एक करण कारक में और एक अपादान कारक में। करण कारक में जो है अलग नहीं हो सकता, लेकिन अपादान कारक में कोई चीज अलग होती है। ठीक है, जैसे कि आकाश से बूंद गिरी, यानी कि जो आकाश से जो बूंद है वो अलग हो रही है आकाश से। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 69 क्वेश्चन में। स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप बताइए। स्फूर्ति, मैंने कल भी आपको कहा था कि जिसमें भी आपको क्या बोलते हैं विसर्ग लग जाए, यानी ये वाला चिन्ह लग जाए, या आपको उड़ौआ रा मिल जाए, या जैसे माँ में नीचे ऐसे रा होता है ये मिल जाए, तो ये आपके सारे के सारे तत्सम शब्द होते हैं। अगर मैं बात करूं स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला, यानी फुर्ती। स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप होगा फुर्ती। चलिए, अब इसके बाद में 70 नंबर क्वेश्चन है, और मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। चलिए, इसमें तो मुझे लग रहा है कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है। तो किसके पर्यायवाची इन्होंने पूछा है, तो ये मुझे क्लियर नहीं, तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर देते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी जो है सही दिख नहीं रहा है। तो कोई बात नहीं, इसके लिए माफी चाहता हूं, एक क्वेश्चन के लिए माफ कर दीजिए अगर हो सके तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित शब्दों में एक स्त्रीलिंग शब्द है, यानी इन चार ऑप्शन में हम लोगों को एक स्त्रीलिंग बताना है कि रस्सा, सूत, धागा या डोर, इनमें से आपको एक स्त्रीलिंग बताना है। चलिए, तो इसमें अगर मैं स्त्रीलिंग की बात करूं तो यहां पर डोर हो जाता है। देखो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी एक वाक्य में इनको जोड़ लीजिए, और जोड़ो तो आपको पता चल जाएगी। ठीक है, अब जैसे आप कहते हो यह डोर बहुत लंबी है,
ठीक है, या हमारी डोर बहुत ही जो है पक्की है, यानी हम दोनों के बीच की जो डोर है वो बहुत पक्की है, तो हम लोग डोर पक्की कहते हैं, ना कि ये कहते हैं कि हम दोनों के बीच की डोर बहुत पक्का है। ऐसा तो कहते नहीं, अगर पक्का होता तो पुल्लिंग हो जाता, लेकिन क्या कहते हैं कि हम दोनों के बीच की जो प्यार की जो डोर है वो बहुत ही पक्की है। तो आपकी क्या हो जाएगी, डोर से पक्की, यानी स्त्रीलिंग शब्द ये हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित वाक्यों में एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, बताइए कौन सी है। लड़की सिल रही है, राम सो रहा है, मैं चला, वह नहाता है। चलिए, सकर्मक क्रिया का प्रयोग हो रहा, लड़की सिल रही है, राम सो रहा है, यानी राम सो रहा है, तो इसका हाँ यही राइट आंसर हो जाएगा आपका। 72 का बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, राम सो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी दिवस मनाने की तिथि क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम लोग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया। सबको पता है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। 14 अगस्त को पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को भैया चाचा नेहरू की जो है जन्मदिन मनाते हैं। और इसी दिन जो है जो आपका शुगर दिवस भी होता है, मधुमेह दिवस भी इसी दिन होता है 14 नवंबर को, यानी 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। बहुत बढ़िया। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छा के बारे में सही नहीं है, तालव्य ध्वनि, कंठ ध्वनि, महाप्राण ध्वनि या अघोष ध्वनि। चलिए बताइए आप लोग। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, जैसे कि आपको पता है छा किस में आता है, चा वर्ग में आता है। चा, छा, जा, झा, इया, इतने हमारे चा, छा, जा, झा, इया, जो चा वाले हमारे होते हैं वो हमारे तालव्य ध्वनि होते हैं, बिल्कुल सही है। कंठ तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कंठ में हमारे क्या आता है, का, खा, गा, घा ये आता है। बाकी महाप्राण भी है और अघोष ध्वनि भी है। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन पर। चलिए, तो हम लोग का 76 नंबर क्वेश्चन जो आ चुका है, यहाँ पर आपको बताना है कि भवानी का पुल्लिंग क्या होता है। ठीक है, आपको ये बताना है कि भवानी का पुल्लिंग शब्द क्या है। बहुत बढ़िया, सभी लोग इसका जल्दी जल्दी जवाब देना शुरू करें कि भवानी जो शब्द है इसका पुल्लिंग क्या होगा। भवदेव होगा, भवन होगा, देव होगा या भव होगा। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा भव। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा जाता है। ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस जो मतलब पिछला हम लोगों ने टेस्ट सॉल्व किया था उसमें भी ये क्वेश्चन था कि उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। आगे बढ़ते हैं। जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द बताएं। बहुत बढ़िया, बताइए सभी लोग। जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द। दुर्बोध होता है, दुर्गम होता है, दुर्लभ होता है, दुस्साध्य होता है। चलिए, तो आप लोगों ने भी सुना होगा कि जैसे होती है दुर्लभ वस्तुएं, यानी दुर्लभ का मतलब होता है कि बहुत ही कठिनाई से मिलती हैं वो चीजें। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं। वह शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं। सर्वनाम, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक या संबंध बोधक। ये तो इजी होना चाहिए। किन्हीं भी दो शब्दों, दो पदों या दो खंडों को जो जोड़ते हैं उनको हम लोग समुच्चय बोधक के नाम से जानते हैं। अगर आपको नहीं पता था तो आप इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए, किस वर्ग के व्यंजन अंतः अस्त कहलाते हैं। चा वर्ग, टा वर्ग, का वर्ग या वर्ग। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, किस वर्ग के व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो आपके या वर्ग होते हैं, या, रा, लावा, यानी ये जो 4 वर्ण आपके होते हैं, या, रा, लावा, ये चारों के चारों आपके जो होते हैं ये आपके अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जिसमें से आपको रा की बात करें तो इसको लुंठित कहा जाता है, ला को पार्श्विक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और या वर्ग जो होते हैं ये आपकी सघोष के साथ साथ आपके अल्प प्राण भी होते हैं। चलिए,
निम्नांकित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? बताइए, निम्नांकित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? अस्तित्व, थकावट, हरियाली या बेईमान? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेईमान। यानी बेईमान जो है वो भाववाचक नहीं है, बाकी अस्तित्व, थकावट और हरियाली ये जो आपके तीनों हैं ये भाववाचक संज्ञा में आती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है हम लोगों का कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? बहुत, नरम, ईमानदार, सुगंधित? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बहुत जो है ये आपका गुणवाचक विशेषण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नांकित में से कौन सा शब्द अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है? बताइए। चलिए, तो आपका पावक भी होता है अग्नि का पर्यायवाची, बहिन भी होता है और अनल भी होता है, लेकिन जो अमी होता है, अमी, अमीय, पीर, सुधा, ये सब आपके जो होते हैं ये आपके अमृत के होते हैं पर्यायवाची। सूत शब्द का तत्सम शब्द क्या है? पीटना, धागा, सूत्र या नीच? चलिए, तो इसका हो जाएगा तत्सम सूत्र। मैंने आपको बताया था उड़ौआ रा मिल जाए, अयोग वा का चिन्ह मिल जाए, या नीचे जो माँ के नीचे रा होता है ये वाला अगर मिल जाए तो आपका क्या हो जाएगा? आपका सीधा सा वो हो जाएगा तत्सम शब्द, यानी इसका तत्सम सूत्र का क्या होगा? सूत्र हो जाएगा। आध्यात्मिक शब्द का विलोम क्या है? आत्मा से परे, आध्यात्मिक, आत्मिक या भौतिक? चलिए, तो आध्यात्मिक शब्द का विलोम आपका भौतिक हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर ना करो। आप अपने मित्र की उन्नति पर क्या करते हो? वैराग्य करते हो, अहंकार करते हो, द्वेष करते हो या ईर्ष्या करते हो? बताइए फिल इन द ब्लैंक्स इसका। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईर्ष्या, यानी कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर ईर्ष्या ना करो। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द शुद्ध रूप है? अब ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम में सीधा सा पूछा जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि इसमें से शुद्ध रूप क्या है? कौन सा उज्ज्वल आपका बिल्कुल सही है? बताइए, क्या पहला सही है, क्या दूसरा सही है, क्या तीसरा सही है या चौथा सही है? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला। इसको याद रखिएगा, कई बार ऐसे रिपीट हो जाता है क्वेश्चन ये। उज्ज्वल, तो उज्ज्वल में दोनों ही आपके जो जा होते हैं वो आधा होता है। लोग इसमें क्या करते हैं, सी वाला मार देते हैं और फिर उनका गलत हो जाता है। तो गलत नहीं करना, आपको पहला वाला याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं 88 नंबर क्वेश्चन में कि जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। मिश्र वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है, सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक मिश्र वाक्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से शुद्ध है? बताइए, पढ़ लीजिए, थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन है इसका। मेरा यह पत्र ना मिले तो सूचित करना। अपनी टीम के पराजित होने पर उसे बहुत दुख हुआ। अध्यापक के डांटने पर बालक चुपचाप कहने लगा कि वह निर्दोष है। मैं मरने के बाद भी आपकी मित्रता को याद करूंगा। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसमें से सही क्या होगा? मेरा यह पत्र ना मिले तो सूचित करना। चलिए, तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी अपनी टीम के पराजित होने पर उसे बहुत दुख हुआ। चलिए, बाकी इसमें सर जो भी आप देख रहे हो तीनों ऑप्शन ये आपको अधूरे लग रहे हैं। या मेरा यह पत्र ना मिले तो हमें सूचित करना या सूचित करना, ये अधूरा है आपका। अध्यापक के डांटने पर बालक चुपचाप कहने लगा कि वह निर्दोष है, मतलब चुपचाप भी है और कहने भी लगा। ठीक है, मैं मरने के बाद भी आपकी मित्रता को याद रखूंगा, ये भी आपका गलत वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 90। निम्नांकित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? विशिष्ट, कृतज्ञ, प्रतिज्ञा, शुष्क? बताइए, निम्नांकित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो आपको एक ही लग रहा है कि विशिष्ट होता है ना कि विशिष्ट होता है, तो आपका ये गलत हो जाएगा, यहां पर टा होना चाहिए। ठीक है, चलिए
दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दुर्धन उपयोग, बताइए जल्दी से। तो दुरुपयोग में जो आपका हुआ है तो दुर्धन उपयोग यानी दुरुपयोग आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका पहला वाला हो जाएगा। बाकी जो आपका है, ठीक है, बाकी जो तीनों ऑप्शन है ये आपके गलत हो जाएंगे। दुर्धन उपयोग होगा। ठीक है, चलिए। धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार निर्मित हुआ है? धर्म धन अवलंबी, धर्मा प्लस अवधन लंबी, धर्म प्लस अवलंब धन ई, धर्मा धन वलंबी, बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म धन अवलंब धन ई, आपका ये हो जाएगा धर्मावलंबी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है? लगान, आना, आन बान या आनंद। प्रत्यय आप सबको पता है कि प्रत्यय जो होता है आपका शब्द के पीछे लगता है और उपसर्ग आपका आगे लगता है, बताइए। तो इसमें अगर आना में तो प्रत्यय लगा ही नहीं है, अगर मैं सही चीज बताऊं तो, ठीक है, आना में तो लगा ही नहीं है। आनंद में भी पीछे प्रत्यय कुछ नहीं लगा है, और आन बान में पीछे कहां प्रत्यय लगा है, ये भी नहीं लगा है। लगान में हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं, शेष दोनों शब्द क्या हैं? जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस जो है ये संज्ञा है, बाकी जिसकी और उसकी क्या है, यानी बाकी जो दोनों की पूछा गया है उसमें कौन सा शब्द है? चलिए बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वनाम। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस में जो आपकी लाठी और भैंस है ये संज्ञा है, बाकी जिसकी और उसकी जो है ये आपका सर्वनाम है। इसको जल्दी से शेयर कर दीजिए, आप लोग अभी शेयर नहीं किए हो, जल्दी शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जुड़े हो सभी लोग, अभी लाइक नहीं कर पाए हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए इसको, अगर मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। लाल से निर्मित होता है लाली, तो काला से क्या होगा? लाल से निर्मित होता है लाली, यहां पर लाली होना चाहिए। ठीक है, लाली, तो काला से क्या होगा बता दीजिए सभी लोग। तो काला से होगा काली। क्लियर है? चलिए। रोना का सकर्मक रूप क्या होगा? रुलाना, कोई नहीं, तो रोता या रुला। 96 नंबर क्वेश्चन, रोना का सकर्मक रूप क्या होगा बता दीजिए सभी लोग। तो रोना का जो सकर्मक रूप है वो हो जाएगा रुलाना। आवाज उठाना मुहावरे का क्या अर्थ है? क्रोध करना, चीखना, जोर से बोलना या विरोध करना। आवाज उठाना मुहावरे का क्या अर्थ है? क्रोध करना, चीखना, जोर से बोलना या विरोध करना। ये भी क्वेश्चन शायद प्रीवियस ईयर वाले में भी था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विरोध करना। आवाज उठाने का होगा विरोध करना। क्वेश्चन नंबर 98, अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं। खड़ानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सठ धन आनंद, सड़ा धन नन, सठ धन आनंद या सठ धन आनंद। सी वाले में आधा टा है, डी वाले में पूरा टा है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया या सकर्मक क्रिया। गाकर और खाकर। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, गाकर खाकर ये आपके पूर्वकालिक क्रिया हो जाएंगी। बढ़ते हैं हम लोग अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ में। एक वाक्य अशुद्ध है, उसका चयन कीजिए। ठीक है, और इसके पहले आप चैनल को अभी जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, जो लोग नए हैं। बाकी जो लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है वो इसको लाइक करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों को। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि आपको खूब मजा आया होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि एक वाक्य शुद्ध अशुद्ध है, उसका चयन कीजिए। उसके अंग अंग सजाए गए, यह सब आपकी कृपा है, उसने मुझे दिल्ली दिखाई, वह बुद्धिमती स्त्री है। चलिए, इसमें जो है 3 शुद्ध हैं और 1 अशुद्ध है। तो आपको पता है
कि वह बुद्धिमती स्त्री है। ठीक है, बुद्धिमान जो होता है आदमियों के लिए और बुद्धिमती जो है स्त्रियों के लिए यूज होता है, बिल्कुल सही है। उसने मुझे दिल्ली दिखाई, ये भी बिल्कुल सही है। यह सब आपकी कृपा है, ये भी सही है। उसके अंग अंग सजाए गए, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे होंगे। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा और आज से जो पीडीएफ मिलेगी उसमें आपको आंसर की भी मिल जाया करेगी। आप देख सकते हो नीचे आंसर की भी है, तो आपको आंसर की मिल जाएगी। तो आप लोगों को कुछ करना नहीं है, बस टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर जुड़ जाना है, आपको पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।